जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बलूचिस्तान में हालात की तल्खी अब मुल्क की सियासी मंजरनामे पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और उसके ऊपर गुफ्तगू ना होने पर अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से अख्तर मेंगल साहब को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया और अलविदा पार्लियामेंट की ट्वीट के बाद अख्तर मेंगल साहब अब मुल्क से बाहर रवाना हो चुके हैं और रिपोर्टेडली अब वो दुबई स्टे करेंगे, जहां पे वो यूजुअली भी बलूचिस्तान में जब मौजूद ना हो तो स्टे किया करते हैं। लेकिन ये इस्तीफा ये जो है वो कितना बड़ा चैलेंज होगा आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए, और क्या ये कोई बुरा शगुन है बलूचिस्तान की तरफ से वफाक में हुकूमत के लिए? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान के सीनियर रहनुमा चौधरी नईम करीम साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगा। नवाब साहब, अख्तर मेंगल साहब का ये जो इस्तीफा है, आप पॉलिटिकल मंजरनामे पे इसको किस तरह देख रहे हैं? फिर जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो पॉइंट्स अख्तर मेंगल साहब ने रेज किए, ये मतलब मुल्क में वफाक में पॉलिटिकल सेटअप को किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं या कितना बड़ा चैलेंज बन सकते हैं मुस्तकबिल में? बड़ी मेहरबानी है आपकी जनाब कि आपने मुझे लिया लाइन पे। तो मैं आपके अर्ज करूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ये आज का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हुआ, जिसमें खान ऑफ कल्लात को जो एनेक्स किया गया कल्लात उसको स्टेट को, तो उसके बाद से ये है कि बलूचों में ये बात आ गई कि हमको जबरदस्ती खान साहब के हाथ मरोड़ के जो ना पाकिस्तान में शामिल किया गया, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। खान ऑफ कल्लात गवर्नर थे, मेरे वालिद चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, हमको पता है। फिर हम रिश्तेदार भी हैं आपस में अभी भी और सदियों में। और उसके बाद तारीखी हैसियत ये है कि हमारे खानदान की, हमारी कौमों की 18 जंगें हुई हैं, खान ऑफ कल्लात की कौमों और उसके साथ जी। और उस 18 जंगों में हम 17 हम जीते हैं, सिर्फ एक जो है उन्होंने हमारे बड़े के नवाब की गैर मौजूदगी में हमारे नायब से जीती। तो कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे को बहुत दूर से जानते हैं, रिश्तेदारियां सबके साथ, सरदारों के साथ, इसके साथ उसके साथ। ही और बात है, इसका नाम बलूचिस्तान पड़ गया, खुरासान था पुराना नाम, तो बलूचिस्तान की वजह से हर एक बलूच जो है सब मिल गए एक तरफ। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, एक एजेंसी का जवान मुझे कहता है, ऑफिसर, कि नवाब साहब आप अपने आप को पश्तून मत कहें, अपने आप को बलोच कहें। मेरे ख्याल में कि ये अजीब सी बात थी, मैं हैरान हो गया, मैं हंस गया। मैंने कहा खुदा को मानो, वो कुरान पढ़ा हुआ है, उसको उठा के देखो, उसमें लिखा हुआ है कि ये कबाइल जो है आपकी कौम कबाइल जो है आपकी शनाख्त के लिए है, अपनी शनाख्त मत बदलो। मैं शनाख्त क्यों बदलूं अपनी? मैं क्यों बलोच हो जाऊं? मेरी माँ भी जो है ना वो बरावी खानदान से ताल्लुक रखती है, बड़े खास सरदार खानदान से। तो मैं माँ के साथ नहीं जो, मैं ऐसे नहीं हुआ कि गौस बख्श बारोज़ई सातक से हो जाऊं जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी है। ठीक है जी, मैं बाप के नाम पे आपकी नस्ल चलती है, माँ आपकी जमीन होती है जी। आप माँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। नवाब साहब, अख्तर मेंगल साहब का ये जो इस्तीफा है, इसको आप पॉलिटिकल सिनेरियो में कैसे देख रहे हैं? ये हुकूमत के लिए मसला बन सकता है या आप समझते हैं कि अख्तर मेंगल साहब की जो पॉलिटिकल पोजीशन इस वक्त बलूचिस्तान में है, ये ठीक है, मीडिया पर तो गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अदरवाइज बलूचिस्तान में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इस हुकूमत को तो कोई फायदा नहीं है और नुकसान नहीं होगा जी। ये हुकूमत, चौधरी साहब माफी चाहता हूँ, मैं मियाँ साहिबान से मिला हूँ, उनको देखा है मैंने, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वजन कम नहीं होगा, बढ़ सकता है उनका भी अपना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना पॉलिटिकल पैथोलॉजी है, इससे कोई भी बीमारी हो सकती है। अख्तर जान मेंगल ने कुछ सोच समझ के उन्होंने जो ज़ाहिर है वो सियासत खेलते हुए आ रहे हैं। सियासत खेली जाती है जी, सियासत की नहीं जाती है। अगर खिदमत करते तो सारी, अब मैं भी अख्तर जान के पीछे जाता, क्योंकि मैं पश्तून से ही, लेकिन बराबर इंसान हूँ, मेरा सूबा है, इस सूबे के अवाम को कुछ फायदा मिलेगा तो उससे तो मुझे भी फायदा होगा। फिर जो गरीब लोग मारे जाते हैं खामखा, एक अजीब किस्म की साइकी है, पता नहीं किसने सिखा दिया कि इस तरह करो, पंजाबी को मारो ताकि वो हो जाए। और इसका इफेक्ट तो अब आ गया ना हिदायत खान। मैं भी डरता हूँ तो मैं कैसे आऊंगा, मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट पर लिखा हुआ बलूचिस्तान, ठीक है जी। तो ये नफरतें फैलाने वाले लोग वहां बैठे हुए हैं। मैंने मियाँ साहब से भी बात की थी, मियाँ साहब को भी मैंने
टिप्स दी थी अच्छी। मैं बहुत लायक फायक नहीं हूँ। अगर मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ 2013 की यौम तकबीर के दिन जो बातें मैंने उनसे अर्ज की थी वो सुनते तो मुझे अपने चपरासी तो लगाते ना जी। मैं भी एक तरफ निकल गया। इलेक्शंस मैंने करवाए, हालात कितने खराब थे आपको आइडिया नहीं है। मैंने एक भी मिनिस्टर नहीं लिया। वो मेरे लिए गम बन गया कि भाई भी नाराज हो गए। मैं किसी के लॉबी करने से नहीं बना था। मेरी एक जगह मुलाकात थी, एक बहुत बड़े आला ऑफिसर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं नवाब साहब के साथ चाय पीने चाहता हूँ। आए, उन्होंने मुझसे हिस्ट्री पूछी बलूचिस्तान की। मैंने उनको बलूचिस्तान से छोड़े, अफगानिस्तान की बता दी, जो कनेक्शन थे हमारे उनके साथ, आगे रशिया है उधर करके सब बताया। ही लाइक भी, और मेरा ख्याल है कि उन्हीं की वजह से फिर मैं वो बन गया, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना। मैंने काबीना नहीं ली, कोई वजह थी उसकी। काबीना ना लेने की वजह से कुछ लोग नाराज हो गए। नाराज होने का मुझे किसी का गम नहीं था। मैंने काम करना था, मैंने काम किया। उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मुझसे पूछा कि आपने काबीना क्यों नहीं ली, और तो मैंने कहा क्या मैंने गलत किया? कहते नहीं किया तो बहुत अच्छा। ये खुद कंफ्यूज थे कि 3 फेज में इलेक्शन करवाते हैं एस्टेब्लिशमेंट। ठीक हो गया ना, वो तो चले। अब 2013 की कहानी है, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने में वापस आपके पास आता हूं। नईम करीम साहब, जो नवाब साहब ने गुफ्तगू की, क्या वाकईतन मुस्लिम लीग नवाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी लीडरशिप को? चले अख्तर मेंगल साहब की बतौर जमात उनकी चले एक नशस्त है कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन अदरवाइज बलूचिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर खोलें तो अख्तर मेंगल साहब और उनकी फैमिली का एक बड़ा नाम है। बावजूद इसके वो जिस तरीके से मायूस होकर गए हैं, और आपकी लीडरशिप में से किसी ने डायरेक्टली उनको एंगेज करने की भी कोशिश नहीं की। और मैं अगर थोड़ा सा सवाल मेरा लंबा है, नवाब साहब मुझे बता रहे थे कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था अख्तर मेंगल साहब के खिलाफ, उसके बाद मियां साहब ने कहा था कि अब अगर अख्तर मेंगल साहब एक सीट के साथ भी आएंगे तो मैं इनको वजीर आला बनाऊंगा। तब इतनी इंपॉर्टेंस थी मियां साहब के लिए अख्तर मेंगल की, और आज ये है कि वो एक सीट के साथ कौमी असेंबली में बैठे, इस्तीफा दिया, आपने मनाया तक नहीं उनको। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नवाब साहब के सामने हमें बोलते हुए ना बड़ा सोच समझना पड़ता है, स्पेशली बलूचिस्तान के हवाले से जो इनका नॉलेज और जो मतलब माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल उनका जो वो है, तो हम तो बड़े शागिर्दों में से हैं उनके। तो मैं माजरत चाहूँगा नवाब साहब, अगर कोई मुझसे कोई ऐसी कोई चीज़ जो मिस इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे करेक्ट जरूर कर दीजिएगा प्लीज़ आप। सर बात ये ना कि प्रायोरिटीज़ की बात है भाई। अब प्रायोरिटीज़ जो है ना वो पार्टीज की चेंज हो जाती हैं, आपको पता है। जब इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन से पहले सिनेरियो कुछ और होता है, इलेक्शन के बीच में सिनेरियो कुछ और होता है, इलेक्शन के बाद सिनेरियो कुछ और होता है। ये सारी चीज़ें तो एक सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है ना, आपको पता है। तो जब आप गवर्नमेंट में आ चुके हैं तो फिर जरा सिनेरियो फर्क है। अब वो अख्तर मेंगल साहब, आपको पता है कि बिल्कुल पीडीएम की तहरीक में भी वो साथ खड़े हुए, और आपके बाकी भी जितने भी हमेशा मामला हुए बलूचिस्तान में, इन्होंने उनका साथ दिया। एपेक्स मीटिंग में भी कॉल इनके कि इन्होंने दावत दी थी उनको, जब बलूचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी आके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको पैगाम नहीं पहुंच सका। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग है बलूचिस्तान के अंदर, और उसके अंदर पूरा बलूचिस्तान का स्टेक उसके ऊपर लगा हुआ है, और जो हालात बने हुए हैं उसमें अगर आप किसी जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स उनको आप इनवाइट नहीं करते, तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव जो मैसेज जाता है यहाँ के रहने वालों को, बलूचिस्तान के रहने वालों को। तो अख्तर मेंगल साहब तो एक शख्सियत है ना, एक कबीला है, मेंगल कबीले के वो सरदार हैं। आप ये देखें कि मैं थोड़ी बात शायद उसी तरफ ना चली जाए, इनको सबको इसमें स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहिए। जो भी कबीले यहाँ पे बलोच आबाद हैं, खान और कलात से लेके सबको इन डिस्कशंस के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए था, उनको बैठाना चाहिए था। और ये जो आज पानी हमारे सर से जो गुजर गया, जो मैंने पहले भी बात की थी कल भी प्रोग्राम में, कि इस पानी को नहीं गुजर देना चाहिए था। आज हम पानी गुजर गया तो हम इस चीज़ के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब ने अपनी सियासी साख बचानी है, ये भी आपको पता है, और इस इलेक्शन में वो एक सीट के साथ आए हैं इस मैंडेट लेके। तो लेकिन नेचुरली जो उनकी अपनी जो ग्राउंड के ऊपर उनका जो वर्क है वो तो कोई जो बलोच बेल्ट के अंदर है, और वो उसको नेचुरली बचाना चाहेंगे। और उनकी जो हमदर्दी है वो बलोच जो कौम है, ये बलोच जो अवाम उसके साथ नेचुरली हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो मेरी भी होगी। लेकिन तो जी ठीक हो गया। अच्छा नवाब साहब, आज मैंने इस प्रोग्राम के लिए असलम रईसानी साहब को भी कांटेक्ट किया, और मैंने उनसे भी कहा कि नवाब साहब आप भी आज के प्रोग्राम में शिरकत करें और इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करें। तो उनका एक वो बड़ा मशहूर जुमला है, वो ही उन्होंने मुझे जवाब में कहा, नो कमेंट्स। तो ये आपके दोस्त जो हैं इन्होंने कमेंट करने से क्यों इनकार कर दिया? आप तो बड़ा जानते हैं रईसानी साहब को। मैं बचपन में जानता था उनको, जब अब टीनेजर थे जब जानता था, जब जवान थे जानता था।
जब ये सियासतदान बन गए तो वो मुझसे दूर हो गए। ठीक है जी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में, हालांकि उनको तो उनके पास तो कमेंट्स ही कमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो चीफ ऑफ सारावान है। वो हर क्या कहते हैं बात को वो भी मेरी तरह जानते हैं। उनका अपना स्टाइल है जी, वो बहुत बड़े नवाब हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुझे नवाब और सरदार मत कहें। मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास डिग्री है, नवाबी की डिग्री मेरे पास नहीं है, क्योंकि अंग्रेज ने मुझे मेरे बाप दादा में से किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया नवाबी का। तो मुझे आप नवाब मत बोले। कभी आऊंगा आपको दिखाऊंगा जो किताबें हाथ से लिखी हुई है, तो उससे लगता है कि मैं एक नवाब खानदान का अच्छा ठीक हो गया। चलें, ये तो लाइटर नोट पे मैंने आपसे पूछ लिया। मैंने कहा चलें, आपकी असलम रिसानी साहब से अच्छी दोस्ती है तो आपसे जानते हो कि वो इसके ऊपर गुफ्तगू क्यों नहीं करना चाह रहे। दूसरा नवाब साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह नईम साहब ने भी बताया कि बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे ढकी छुपी हो। ये जो 2024 के इंतखाबात थे, मेंगल साहब को उनके नताइज के ऊपर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। क्या अख्तर मेंगल साहब फॉर्म 45 वाले थे, या अभी तो चलो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, अख्तर मेंगल साहब फॉर्म 45 वाले हैं या फॉर्म 47 वाले हैं? ये देखिए, वो उस एरिया से उनका ताल्लुक है, हम समझते हैं, पॉपुलर भी है, मजबूत सरदार है। सरदार वो मजबूत जो कौम जो होती है किसी वजह से उसके पीछे होती है सरदार के, क्योंकि कौम बेचारी को कुछ मिला नहीं, इन्होंने डिलीवर नहीं किया कौम के लिए। ये बात मैं साफ कह सकता हूँ जी। पहली हुकूमत से लेके सरदार तालब खान, जिनको मैं मामा कहता था, बचपन से हमारे पास आते थे, मेरे वालिद उनके साथी थे, हमने बहुत कुछ देखा जी। तभी मैं कहता हूँ कि हम मलंग हैं, हमको छेड़े मत जी। नैब के अंदर बाबा स्पीकर थे, वो वजीर आला थे, और बहुत सी और बातें कभी वन बैठेंगे, मैं बोलूंगा, बताऊंगा आपको। ये सब किया धरा हमारा है, हम दोनों तरफ से मारे गए। परस्तों की तरफ से भी, मेरे वालिद कौम परस्त थे, स्टूडेंट थे भी, सियासतदान थे भी। तब 2 मई को असेंबली बैठी, 1 मई 1972 बलूचिस्तान की असेंबली बैठी। वहां पे शहजादा अब्दुल करीम, आगा अब्दुल करीम को स्पीकर बना रहे थे। तो आगा अब्दुल करीम ने कहा, भाई मैं तो वो हूँ, एक चरवाहा हूँ, मुझे कहाँ से असेंबली चलानी आएगी, नवाब बारूदी को ले लो, पढ़ा लिखा है बहुत ज्यादा, चला लिया। ठीक है जी, इस वजह से स्पीकर बनाया गया मेरे वालिद को, वरना स्पीकर भी ना बनाते। वो गेम खुल के आ गई, बाबा ने रिजाइन किया। वो तो चलिए डॉक्टर साहब, अब माजी की बात होगी, लेकिन ये जो हालिया इंतखाबात थे, आपके नजदीक अख्तर मेंगल साहब को इनके नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात इस वजह से थे कि उनकी बाकी जमातों को जिस तरीके से बलूचिस्तान में फैसिलिटेट किया गया उनके ऊपर कोई दस्ते शफकत नहीं था, या उनको हकीकत में मैंडेट मिला था और वो मैंडेट जो है वो आगे नहीं चल सका और लोगों को जितवा दिया गया, इस वजह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आई डोंट नो जी, इनके पास पैसा भी बहुत है, ताकत भी बहुत है। सर, आई बिलीव नवाब साहब, यू नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग, यस। तो इसमें 47 का लफ्ज बहुत अच्छा है जी। 1947 46 कर देते हैं। 47 चौधरी साहब से माफी चाहता हूँ। ये क्या कहते हैं, सर्दगर्म चुशीदा पंजाब के सियासतदान जिनके बारे में मेरे वालिद ने जो कहा था, वो लफ्ज पर लफ्ज सच चल रहा है। अभी आप रोक रहे हैं कि माजी की बात नहीं करो, माजी की बात करके तो हम फ्यूचर पे कुछ ना कुछ रोशनी डालेंगे ना जी। 47 और पावर जो है जिससे ये लोग डरते हैं, दोनों चलिए अख्तर जान को मिलता है जी, अपने इलाके में लोग इनको मानते हैं जी। ठीक हो गया। नहीं भाई, आप वैसे क्या समझते हैं, अख्तर मेंगल साहब 45 वाले हैं या आपके दोस्तों के साथ वाले हैं? सर बात वही है, इस बलूचिस्तान में तकरीबन मैं समझता हूँ कि जो मेजर जितनी भी कौमें बाद है, सबको अपने अपने टाइम पे मौका दिया गया। जो चीफ मिनिस्टर होता है या जो गवर्नर होता है वो अथॉरिटी होता है, आपको पता है। तो मुझे एक इसमें शायद पार्टी के अगेंस्ट ना बात चली जाए, लेकिन बात ये है कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये डॉक्टर मालिक साहब के अलावा जो दौर गुजारा, मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट उन इलाकों में हुई हो। जैसे डॉक्टर मालिक साहब बीच में 2.5 साल के लिए आए थे, तो मैंने ये देखा कि तुरबत में डेवलपमेंट हुई, जाके बहुत डेवलपमेंट हुई वहाँ पे। और उसके बरक्स हम देखें, अगर हम लसबेला के हमारे जो नवाब हैं, उनके पास एक दफ़ा चीफ मिनिस्टरशिप नहीं रही, 2 दफ़ा रही उनके पास।
लेकिन हम अपने इलाकों घर से डेवलपमेंट शुरू की जाती है ना, फिर आप उसके बाद बाकी जगहों को देखते हैं ना। चलिए यही होता है, और पंजाब में भी और KPK में भी हर जगह पे सियासत का ये होता है कि जो सियासतदान यहाँ से जीत के आता है, जिस हल्के से आता है, तो कोशिश करता है पहले उसके लिए डेवलपमेंट करे, फिर किसी और जगह पे जाए, तो बाकी सूबों में या डिस्ट्रिक्ट में जाके बात करे। तो लेकिन ये डेवलपमेंट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकी इन इलाकों में। बलूचिस्तान के आज हम वजूहात हम देखते हैं, तो हमारे पास एहसास महरूमी की हम बात करते हैं, हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, दोनों फर्क चीज़ें हैं। लेकिन ये जाके कहीं ना कहीं जाके जो लिंक इसी चीज़ पे होती है कि जो डेवलपमेंट हम नहीं कर सके, हम यूनिवर्सिटियाँ, हम कॉलेजेस, हम स्कूल्स, हम हेल्थ के जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हम उनको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं बना के दे सके। तो सर ये वजूहात हैं सारी, और ये चीज़ें उनको पीछे लेके गई इन इलेक्शन में। मैं मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नहीं कि उनको पीछे लेके गई। इसके अलावा बाकी भी जितनी जो पार्टीज जो करती रही हैं काम इसी तरह। अब JUI का अपना एक मैंडेट है, JUI के अपने एक लोग हैं जो कि हर दफ़ा बलूचिस्तान से उनका एक नारा है, उसकी बेस के ऊपर वो वोट लेके आते हैं, वो सीट लेके आते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो एक ऐसे हैं कि उनको हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म 45 और 47 के बीच में किसी जगह पे आ गए। लेकिन बाकी जो कुछ हुआ है सर, उस पर भी मैं बीइंग अगर पार्टी की बात करूं तो डिफरेंट उस पर चली जाएगी, क्योंकि मैं खुद भी इसमें कैंडिडेट था, आपको पता है। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे उसमें विड्रॉ करना पड़ा। तो वजूहत यही थी कि इलेक्शन जिस तरह हुए हैं, फिर सारे जो मामला चले हैं, स्पेशली बलूचिस्तान की मजबूरियां भी हैं, और यहाँ पे ये बहुत सारी चीजों को देख के इलेक्शंस को जो है ना वो कंट्रोल करना पड़ता है। सही। अच्छा, नहीं भी आपने जमीयत उलमा इस्लाम का जिक्र किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि हम लोग भी सोच रहे हैं, पार्लियामान से जो है वो बाहर की सोच हमारी भी यहाँ पर डिस्कस हो रही है, और अगर हम पार्लियामान से बाहर चले गए तो फिर आप लोगों को सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, फिर आपके पास वक्त कम होगा। आप एक तो लगता है आपको मौलाना साहब की आखिरी तकरीर के बाद या अख्तर मेंगिल साहब के इस्तीफे के बाद के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ऐसा कुछ स्टेप उठा सकती है, और इन केस वो ऐसा करते हैं तो फिर क्या हालात होंगे? सर हालात फर्क हो सकते हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान की सियासत में जब भी कोई चेंज आती है, कोई बौछार आता है, आपको पता है पाकिस्तान से ही आता है। वो सेनेट में हो या वो असेंबलीज के अंदर, वो नेशनल असेंबली में हो या बलूचिस्तान असेंबली से, ये स्टार्ट यहीं से होता है। आपको पता है इसी सूबे से होता है हमेशा से। हम पिछली हुकूमत को देख लें, 2013 की, आपको पता है क्या हुआ था। हमारी अपनी हुकूमत थी, और किस तरह हमें अपनी हुकूमत से जो है ना रेजिग्नेशन देना पड़ा हमारे CM साहब को। तो ये चीज़ें तो होती हैं। अब JUI एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ी है। अगर 15-16 उनके पास MPs हैं, तो इट्स मीन के वो नंबर 3 के ऊपर इस समय मौजूद है, मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग के बाद 3rd नंबर पे वो मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो बनाना चाहें तो वो इन 2 पार्टियों के अलावा हुकूमत बना सकते हैं। ये तो उस टाइम पे ही आपको पता है सारी चीज़ें की कैलकुलेशन में जाएं तो 1-1, 2-2, 4-4 करके ये हुकूमतें बन सकती हैं। आपके पास 5 सीटें हैं, नेशनल पार्टी के पास इसी तरह अगर 4 सीटें हैं, तो ये चीज़ें प्रेशर डेवलप किया जा सकता है अगर वो करना चाहें। और हमेशा से आपको पता है कि JUI प्रेशर डेवलप करती है। और लेकिन उसके बाद जब कुछ नेगोशिएशन में जाते हैं, कुछ अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं, वो पूरी होती हैं, तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा बैकफुट बचता है। ठीक हो गया। चलें, ये पॉइंट ही मैं नवाब साहब के पास लेके जाता हूँ। नवाब साहब, जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम में ये अब चीज़ डिस्कस हो रही है कि पार्लियामानी सियासत से दूर हटा जाए, कम अज़ कम इस असेंबली से, तो आपको जमीयत का माजी सामने रखते हुए आपको लगता है कि जमीयत इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है, जमीयत उलमा इस्लाम या मौलाना फजलुर रहमान साहब, या जिस तरह नईम करीम साहब ने कहा है कि वो जो डिमांड सामने रखते हैं उनमें से कुछ डिमांड्स अगर पूरी हो जाएं तो वो जो है वो ज़रा ठहर जाते हैं, नहीं करेंगे, ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे? आपको एक सीधी बात बताऊं कि ये टग ऑफ वॉर है पावर के लिए। पावर किस चीज में है? जरूरी कि आपके पीछे मैन पावर ज्यादा हो। पैसा सबसे बड़ी पावर है, ठीक है जी। इसके लिए सब कोई कर सकते हैं। फिर जो स्टेक होल्डर्स है बलूचिस्तान के, वो बेचारे तो कुछ जानते नहीं है। हमारा एक मुलाजिम होता था 70 के इलेक्शन में, मैं उसको छोड़ के आया गाड़ी में कि जाओ वोट डालो, बताया उसको कि ये निशान है नवाब साहब का, बाबा का, ठीक है जी। नैब पे होते थे बाबा। मैंने कहा इसको वोट देना। वापसी पे जब वो आया चाय वाय सर्व कर रहा, तो मैंने पूछा वोट दिया? कहते हाँ साईं। मैंने कहा किधर मारा? कहते जी खजी पे। खजी मारा खजूर पे। तो मैंने कहा वो खबीस क्यों? तो ये तो उसकी है, मुल्ला की है, ठीक है जी। कहते मैंने कहा कि जी नवाब साहब जो है ना नवाब हैं, उसके ऊपर तो पता नहीं कितने वलियों का साया होता है, बताते हैं जी सरदार पे।
बहुत सारे वलियों का साया होता है, वो जीत जाएंगे, लेकिन एक खज्जी नबी सूढ़ेगी, नबी की खज्जी है तो सवाब मिलेगा। तो JUI ने पहले लगाया था कि एक खजूर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को बहुत पसंद करते थे। उसके बाद किताब इनकी जो निशान बना था वो कुरान शरीफ बन गया जी। तो बहरहाल सियासत है, जंग सियासती तरफ वॉर है, तो सब कुछ कर सकते हैं। कामरान मुर्तजा वकील है, बहुत अच्छे वकील हैं, वो भी चले गए इस तरफ, और वो बलूचिस्तान के तो हैं, लेकिन स्टेक होल्डर नहीं है जी, वो जहां से ताल्लुक है उनका वो आपको पता है। अच्छा नवाब साहब, मेरे पास वक्त कम है। नवाब साहब, मेरे पास वक्त कम है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी कल स्पीकर चैम्बर में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के वफद की मुलाकात हुई है और उसमें इस चीज पर इत्तेफाक किया गया है कि आइंदा हफ्ते बलूचिस्तान के इशू पर कौमी असम्बली में गुफ्तगू होगी। तो ये वही मुतालबा था जो अख्तर मेंगल साहब करते रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसले पर गुफ्तगू हो और उसका कोई हल निकले। आप समझते हैं कि अभी भी ये गुफ्तगू करना और इससे कोई अगर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट जाती है वो बेहतर होगा, या आप समझते हैं कि अब काफ़ी देर हो गई है? बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ठीक है जी, स्पीकर साहब सरदार साहब जो है, सरदार अयाज साहब है ना जी, अयाज सादिक साहब, तो उनको भी पता है वो सियासतदान है। तो देखे, जो नहीं जा सकते असेंबली में, मुझ जैसा बंदा जो नहीं जा सकता असेंबली में, मैं क्या करूं, मैं किधर से बात करूं, मैं स्टेक होल्डर नहीं हूं, मैं हजारों साल से यहाँ पे रहने वाला हूं। तो कहने का मतलब ये है कि सियासी विजन के साथ, पॉलिटिकल विजन के साथ, ये नहीं कि इस वक्त वो क्या है, उसके पास कितनी ताकत है, ये बढ़ाते जा रहे हैं, गम बढ़ाते जा रहे हैं, गम कम नहीं कर पा रहे और ना कर पाएंगे, ना ही अख्तर जान मैं आपको बताऊं, महारंग बलोच के इफेक्ट का इफेक्ट है कि अख्तर जान अपना जो है ना, वो जो खोया हुआ क्या कहते हैं मैदान था, उसको वापस मजबूत पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि महारंग बलोच ने एक वो ले लिया, वेटेज ले लिया अपने उसके साथ, लॉन्ग मार्च के साथ। बदकिस्मती काकड़ साहब वजीर आजम थे, महारंग जो थी जब वहां पे आई तो उन्होंने बलूचिस्तान का मसला वहां पे उजागर किया। तो मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा भाई बलूचिस्तान का मसला आ गया चल के इस्लामाबाद में, जाओ उसको कुछ ना कुछ करो, ठीक करो उसको, लेकिन वो फेल हो गए। उनके हाथ में किताब होती थी, वो किसी मेजर को, किसी कर्नल को, उसको इम्प्रेस करने के लिए वो किताब पढ़ते थे, अंग्रेजी की 2-3 लाइनें उसमें से रट लेते थे, सुना देते थे, तो समझते थे वाह वाह ये बहुत जानते हैं। बलूचिस्तान को वो बंदा करेगा, ENT खराबी है तो ENT डॉक्टर के पास जाए। उन्होंने, ये फेलियर है स्टेट का, उसके जो एक्टर्स हैं वो लोग अपनी मर्जी करते हैं। और अख्तर जान ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उनके पास जो परसों का और अवाम का वो था, जो अब वो महारंग की बात में चलते हैं, तो अख्तर जान को अफराल वो पॉलिटिशियन भी हैं, उनको तो मैदान दोबारा अपना संभालना है। तो ये मूव अच्छी अख्तर जान की, और अख्तर जान को ये राजी नहीं कर सकेंगे, मैं आपको बता दूं। चले, ठीक हो गया नवाब साहब, मेरे पास नवाब साहब इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नवाब गौस बख्श बारूज़ई साहब और चौधरी नईम करीम साहब, आप दोनों मेहमान प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बलूचिस्तान के इशू के ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच साहब। कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।